तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोले, अप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग बोले, एक ही चीज़ है ना। देखो इसमें क्या होता है, पहले 2% चेंजेस अपन ने जो देखे उसमें अपने को एक्चुअली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके दे रहा है ना। ये चीज़ अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अपने को चेंज वैल्यू चाहिए होती है। चेंज्ड वैल्यू जब अपने को रिक्वायर्ड होती है तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि आपकी सैलरी इज़ 100 रुपीज़ पर डे, है ना, और 10% से सैलरी इंक्रीज हो रही है हर मंथ, है ना। तो आफ्टर मंथ 1 मंथ 110 हो जाएगी, एंड आफ्टर 2 मंथ्स इट विल बी 121। अब ये तो बहुत ईजी से नंबर्स है ना। जब नंबर्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तब अपने लिए कैलकुलेशन बिट टफ हो जाता है ना। जैसे तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, फिर एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इस केस में इनिशियली सैलरी वॉज 100 रुपीज़ एंड फाइनली द सैलरी इज़ 121 रुपीज़। तो मुझे ये चेंज्ड वैल्यू चाहिए कि पहले सैलरी तो 100 रुपये थी, अब मेरी सैलरी कितनी हो चुकी है, मुझे ये नंबर चाहिए, ना कि मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए। परसेंटेज चेंज 21% का है, बट इस बार मुझे क्या चाहिए, दिस चेंज्ड वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, पी, वेयर पी इज आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, इनटू 1 + - R1/100 into 1 ± R2/100 into 1 ± R3/100 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्मूला। जैसे इनिशियल सैलरी वॉज 100 रुपीज़, तो पी मेरा 100 हो गया इस केस में। पहली बार में सैलरी जो बढ़ी वो बढ़ी 10% से। ये प्लस माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें डेप्रीशिएटिंग होती है। डेप्रीशिएटिंग होती है तब आप नेगेटिव रेट ऑफ चेंज लेंगे, है ना। यहाँ पे दोनों ही केसेस में सैलरी बढ़ी है 10% से, तो यहाँ लेते हैं 1 + फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10, तो 10/100। सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो 10, तो 1 + 10/100। देखो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/10 इज 1/11, 1/11। तो 100 × 1/11, सॉरी 11/10 इंटू 11/10, तो ये हो जाएगा आपका 121। तो ये आपको क्या दे रहा है, फाइनली वैल्यू दे रहा है कि अब आपका न्यू सैलरी कितना है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस कि एक कार का वैल्यू, आज आपने कार परचेस करी है, उसका आज का वैल्यू है 4 लाख रुपीज़। अब कार इज़ अ डेप्रीशिएटिंग एसेट, एक ऐसा एसेट है जिसका टाइम के साथ वैल्यू कम होगा, है ना। जितनी ज़्यादा कार पुरानी हो जाएगी उतनी जब आप वापस से रीसेल करोगे उतने पैसे कम आएंगे, है ना। तो मैंने बोला कि एक कार है जिसका आज का प्राइस इस 4 लाख रुपीज़, आप इसको 4 लाख रुपीज़ में ख़रीद के आए, और हर साल इसका 10% से रेट डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब हर साल 10% से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो 4 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर 4 ईयर्स, है ना। आफ्टर 4 ईयर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो फिर से उस फॉर्मूले में रख देता है। पी, इनिशियली आपकी कार 4 लाख रुपए की है, पहले साल आपका जो रेट घटा वो 10% से घटा, तो आप यहाँ रख दोगे -10/100। दूसरे साल भी यही चीज़ होगी, तीसरे साल भी यही चीज़ होगी, चौथे साल भी यही चीज़ होगी, क्योंकि रेट सेम है हर साल। तो यहाँ पावर डाल देता है 4। अब अगर रेट डिफरेंट होता, मैं एक और सिनेरियो लेता हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पहले साल कार का प्राइस 10% से घटा, दूसरे साल कार का प्राइस 20% से घटा, तीसरे साल कार का प्राइस 30% से घटा। एक ऐसा सिनेरियो अगर लेता है, ऐसे सिनेरियो में आप क्या लोगे, इनिशियल वैल्यू तो अभी भी 40 रहेगा आपका, 4 लाख सॉरी, एंड फर्स्ट रेट ऑफ डिक्रीमेंट वॉज 10%। पहली बार 10% से वैल्यू घटी, दूसरी बार 20% से वैल्यू घटी, तो 1 - 20/100 लिखोगे आप यहाँ पे, R2 जो होगा आपका, एंड थर्ड टाइम इट विल बी 30, तो 1 - 30/100। इस केस में हर साल 10% से घट रही है, इसलिए अपन ने 10 ही 10 4 बार ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 1 - 1/10 9/10 की पावर 4,
विच इज़ 9 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4, है ना। 9 की पावर 4 क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्पीड मैथ्स वाली वीडियो में, अगर आप देखें तो 9 पावर 4 नहीं, 9 पावर 4 कैसे निकाले, 9 पावर 4 इज 3 की पावर 8, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 स्क्वायर का स्क्वायर, एंड 9 स्क्वायर इज 81, 81 स्क्वायर पर निकाल सकते हैं, इट्स अ नंबर एंडिंग विथ 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6561 अपॉन 10 पावर 4, है ना। तो 0 0 0 0 0 0 0 बट कैंसिल, तो हो जाएगा 40 × 6561, तो कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 6 24, 2 4 5 20, 22, 4 6 24, 26। तो 4 साल बाद आपका जो कार का वैल्यू बच जाएगा वो बच जाएगा 2,62,440 रुपीज़। इस केस में अगर कैलकुलेट करते तो बस रेट अलग अलग है, सेम इसी प्रोसेस से अपने को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन अपन ये वाला चीज़ कब यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, जब अपने को चेंज वैल्यू चाहिए होती है कि इतने साल बाद आपकी वैल्यू कितनी बची या फिर कितनी हो गई है ना। तो इस परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला को आप तब यूज़ करें जब आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है, ना कि आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगती है, दैट इज ऑफसेट परसेंटेज चेंज। ऑफसेट परसेंटेज चेंज अगर आपको एक बार समझ आ गया तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान, है ना। चलो ऑफसेट परसेंटेज चेंज समझते हैं। ऑफसेट परसेंटेज चेंज समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी को पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करना है ना। पॉइंट ए पे खड़ा है कोई, उसको पॉइंट बी पे जाना है। लेट दिस डिस्टेंस बी डी, है ना। थोड़ा बहुत टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अपने को आता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का। देखो, अब यहाँ से यहाँ जाना है किसी को, और उसकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और इसी डिस्टेंस के लिए अगर वो यहाँ से यहाँ जाने में स्लो स्पीड से जाए, इस केस में स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगा, इस केस में स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो ऑब्वियस सी चीज़ है, स्पीड कम तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि फॉर दिस कांस्टेंट डिस्टेंस स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और टाइम ज़्यादा स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, है ना। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ऐसा लिखा जा सकता है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऑफसेट परसेंटेज चेंज लगता कब है, when two quantities are inversely proportional to each other, when two quantities are inversely proportional, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी चाहिए, है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, इसका एक एग्जांपल ऐसे ले कि आपका खाने का जो बजट है रोज का, दैट इज 100 रुपीज़, है ना। रोज का आपका खाने का बजट इज फिक्स विच इज़ 100 रुपीज़। आप रोज 100 रुपये का ही खाना खाओगे, खाने का प्राइस बढ़ेगा तो आपको 100 रुपये में कम खाना मिलेगा, खाने का प्राइस कम होगा तो आपको 100 रुपये में ज़्यादा खाना मिलेगा, बट आप रोज़ खाओगे 100 रुपये का ही खाना, है ना। चलो, अब लेट सपोज कि आप रोज़ 100 रुपये में आप पराठे खाते हो, तो एक पराठा जो कॉस्ट करता है आपको, दैट इज़ 20 रुपीज़ इनिशियली, है ना। एक पराठा 20 रुपये का है, तो आप 100 रुपीज़ में कितने पराठे खा पाओगे, 5 पराठा। तो 5 पराठाज विल कॉस्ट यू ₹100। आपने आपके बजट के हिसाब से खा लिया पूरा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि पराठे का प्राइस 25% से बढ़ जाए,
25% से पराठे का प्राइस बढ़ गया तो जो न्यू प्राइस होगा पराठे का दैट वुड बी 20 प्लस 25% ऑफ 20, है ना। तो हो जाएगा 20। अब 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4 ऑफ 20। तो द न्यू कॉस्ट ऑफ दैट सेम पराठा इज ₹25, है ना। अब एक पराठा आपका 25 रुपये का हो गया है। अभी भी खाना तो 100 रुपये का ही खाओगे, तो 100 रुपये में कितने खा सकते हो, 4 पराठास विल कॉस्ट यू ₹100। फिर से आपने आपके बजट के हिसाब से खाना खा लिया पूरा। चलो, अब यहाँ खाने का प्राइस बढ़ रहा है तो खाना कम खा रहे हो, दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो, इनिशियली आप 5 पराठे खा लेते थे उन 100 रुपये से, फाइनली आप उन 100 रुपये से कितने पराठे खा पा रहे हो, 4 ही पराठे खा पा रहे हो, है ना। मैंने कहा कि खाने का प्राइस जो बढ़ा वो कितने परसेंट से बढ़ा, 25% से। खाने का प्राइस 25% से बढ़ा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने खाना कितने परसेंट कम खाया, है ना। खाना कितने परसेंट कम खाया, ऑब्वियस सी बात है, खाने का प्राइस बढ़ेगा तो खाना कम खाओगे सेम बजट में, है ना। तो देखो, अब अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूँ तो इनिशियली आई वॉज हैविंग 5 पराठास एंड फाइनली आई एम हैविंग 4 पराठास ओनली। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनली 4 पराठास खाए अपॉन 5 इज माइनस का 1/5। 1/5 कितना परसेंटेज होता है, 20%। इट मीन्स, और नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है डिक्रीज, तो 20% से आपने खाना कम खाया। इट मीन्स जब 25% से प्राइसेस बढ़े खाने के तो आपका खाना कितना कम हो गया, 20% से आपका खाना कम हो गया। अब बार बार इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए था कि ऑफसेट परसेंटेज होता क्या है और लगता कब है, ठीक है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ कि अगर एक क्वांटिटी 1/x से बढ़ रही है ना, एक क्वांटिटी 1/x से बढ़ रही है तो जो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होगी वो 1/x+1 से कम हो जाएगी। जैसे इस केस में खाने का प्राइस 25% से बढ़ रहा था, 25% का फ्रैक्शन इज 1/4। इसको इससे कंपेयर करोगे तो x आ गया आपका 4, ठीक है। अब एक क्वांटिटी 1/4 से बढ़ रही है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी 1/4+1 विच इज़ 1/5 से कम होगी, और 1/5 का ही परसेंटेज कितना होता है, 20%। ईजी, बहुत ईजी है ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई क्वांटिटी किसका फ्रैक्शन ले, 6.25% से बढ़ रही है ना। 6.25% का फ्रैक्शन कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/16, है ना। तो एक क्वांटिटी 1/16 से बढ़ रही है, कब अगेन कंपेयर कर लो इसको 1/x से, तो आपका x इज 16, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी होगी वो 1/17 से डिक्रीज होगी। इट मीन्स 5.88 से कम होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि दो दोस्त है ए एंड बी, अपने को दे रखा है कि ए की हाइट इज 7.14% मोर देन बी। ए की अगर बी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बी की ए से कम होगी। अब कितने परसेंट से कम होगी अपने को बताना है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ए जो है वो बी से 7.14% ज़्यादा है। 7.14% का फ्रैक्शन है 1/14। ए ए बी से 1/14 से ज़्यादा है तो बी ए से 1/15 से कम होगा। इज दैट क्लियर, सिंपल सा है बहुत। अब इसमें अपन फंसेंगे कहाँ पे वो देखते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्वांटिटी 30% से इंक्रीज हुई। अब 30% का फ्रैक्शन
10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 30% का फ्रैक्शन वुड बी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 30% का फ्रैक्शन वुड बी 3/10। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 1/x, ये 1/x की फॉर्म में नहीं है ना। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1/x की फॉर्म में लेके आए, तो 3/10 को आप ऐसा लिख सकते हो 1/10/3। यस और नो? देखो, अगर किसी को ये समझने में दिक्कत होती है तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपन एक एग्जांपल लिया 2/10। 2/10 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1/5, है ना। अब इस 2/10 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/10/2, इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तब भी ये कितना हो जाएगा? 1/5। तो सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे की है। तो 3/10 को आप सबसे पहले क्या लिखे? इस फॉर्म में लिखे। किस फॉर्म में? 1/x की फॉर्म में लिखे। अभी आ चुका है 1/x की फॉर्म में, न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। अब ये आ चुका है 1/x की फॉर्म में, तो कोई चीज़ 1/10/3 से बढ़ रही है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ जो क्वांटिटी होगी वो 1/10/3 +1 से कम होगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, तो 13 हो जाएगा। 10 + 3 13, और ये 3 वापस ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3/13 से कम होगी। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इसके सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी अपन ने कौन सा केस देखा? जब कोई चीज़ 1/x से बढ़ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है खाने का प्राइसेस कम हो जाए तो 1/x से कम हो, है ना। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केसेस कि एक क्वांटिटी 1/x से कम हो रही है। अगर एक क्वांटिटी 1/x से कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1/x-1 से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे रखें? जब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ -1 हो जाएगा, और जब यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोलूँ कि एक क्वांटिटी 25% से कम हुई तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी? 25 का फ्रैक्शन इज 1/4, तो 1/x इस बार 1/4 है, तो 1/x-1 कितना हो जाएगा? 1/3 से बढ़ेगी। जैसे खाने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अपना खाना कितने % से कम हो गया था? 20% से। 20% से अगर खाना कम हो रहा है इट मीन्स 1/5 से खाना कम हो रहा है, तो अपने खाने का प्राइस बढ़ा कितने % से था? 25 से। तो ये 1/5 - 1 1/4 विच इज़ 25%। आई होप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपन क्लास एंड करते हैं।